जय नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रैपिड स्टडी में। तो हमारी जो सीरीज चल रही थी नायक सीरीज, उसके सेट नंबर 5 का जो है हम सुपरफास्ट रिवीजन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन ये है कि सतरिया का एकांकी नाटक क्या कहलाता है। तो सतरिया का जो एकांकी नाटक है उसको हम अंकिया नाटक के रूप में जानते हैं, जिसमें जो मेल होता है उसको हम पौर्सिक भंगी के नाम से जानते हैं और जो फीमेल होता है उसको हम स्त्री भंगी के नाम से जानते हैं। अन्य शैलियाँ कौन कौन सी हैं, तो चाली, झुमरा, नाटी भंगी, ओझा पल्ली, देवदासी और बोडोस, ये जो है ये सतरिया नाक के जो अन्य शैलियाँ हैं वो इससे संबंधित हैं। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट क्या बजाया जाता है जब सतरिया जो नृत्य है वो किया जाता है, तो ड्रम, मजीरा और बांसुरी, इसमें ये तीनों जो हैं वो बजाई जाती हैं जब सतरिया नृत्य किया जाता है। सतरिया के अन्य डांसर की बात कर लेते हैं, कौन कौन से हैं सतरिया नृत्य से संबंधित। तो जो सेकिया वर्ड हमने बताया था सतरिया से, एक तो सेकिया वर्ड याद रखेंगे, हरिचरण सेकिया, रामेश्वर सेकिया। इसके बाद में जितने भी बरवायन या बूरा शब्द हैं, कौन से बूरा या बरवायन शब्द जो हैं वो सभी किससे संबंधित हैं, वो भी सभी सतरिया से संबंधित हैं। जैसे मणिक बरवायन, जतिन गोस्वामी, धनाकांत बूरा, इंदिरा पी बूरा, ठीक है, और प्रदीप चलिया, ये किससे संबंधित है, तो सतरिया नृत्य से ये संबंधित है। लोक नृत्य की बात कर लेते हैं तो कर्नाटक के जो लोक नृत्य हैं कौन कौन से हैं, कामसाले, डोलू कुनिथा, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है डोलू कुनिथा, बोलाक आठ, नागमंडला और बीरगासे, ये सभी कहाँ के हैं, तो ये सभी कर्नाटक के लोक नृत्य हैं। झारखंड की बात कर लेते हैं तो सोहराई जो है वो झारखंड का लोक नृत्य माना जाता है। केरल की बात कर लेते हैं तो कल्लीवर्ड रूट वर्ड जो है वो कहाँ का है, तो वो है केरल का। ओट्टम थुल्लाल और काली अट्टम, ये कहाँ के हैं, ये केरल के हैं। बिहार की बात कर लेते हैं तो जाट जाटिन, झिझिया और विदेशिया, इसमें हमको क्या याद रखना है, ईया रूट वर्ड जो है वो हमको याद रखना है। तो बिहार के कौन कौन से हो गए, जाट जाटिन, झिझिया और विदेशिया। अब अगला क्वेश्चन है डांसर से संबंधित। तो कथकली के डांसर कौन कौन से हैं, तो एक है हरिप्रिया नंदुगिरी, दूसरे हैं केसी पाणिकर, कलामंडलम गोपी, कोट्टकलम शिवरमन, कालेनियम बालकृष्ण। आपको नाम से ही समझ में आ जाएंगे कि ये सभी जो है वो केरल के नाम हैं, और केरल में क्या होता है, कथकली होता है। भरतनाट्यम कहाँ का है, तो तमिलनाडु का है भरतनाट्यम, जिसमें एक है लीला सैमसंग और दूसरी है बैजंती माला। ये दोनों किससे संबंधित हैं, तो भरतनाट्यम से संबंधित है। कुचिपुड़ी कहाँ का है, तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, जिसके कौन है डांसर, तो चिन्ना सत्तम जो है वो इसके कुचिपुड़ी के डांसर हैं। उड़ीसी की बात कर लेते हैं तो संयुक्ता पाणिग्रह, ये बहुत फेमस रही हैं शुरुआत से ही। तो संयुक्ता पाणिग्रह जो है ये उड़ीसी डांसर रही हैं, ठीक है। वाद्यंत्र की बात कर लेते हैं, मृदंगम। तो मृदंगम से संबंधित कौन कौन से पर्सन है, तो ए बी आनंद, पालघाट अयंगर अय्यर, रामनाथ वी राघवन, टी वी गोपाल कृष्णन और पालघाट अय्यर, ये फिर से आ गए यहाँ पे, ये 2 बार लिख गया नाम। उबयालंगपुरम के शिवरमन, अभी ऊपर भी आए थे, ठीक है। गुरुवयूर दोराई, ये सभी कहाँ के हैं, ये सभी जो है वो मृदंगम से संबंधित हैं। हरिप्रसाद चौरसिया की बात कर लें या राकेश चौरसिया की बात कर लें, तो इन्हें बांसुरी के लिए जाना जाता है, और राकेश चौरसिया को ग्रैमी 2024 अवार्ड से सम्मानित किया गया है, इसीलिए राकेश चौरसिया। आप चौरसिया वर्ड याद रखेंगे, ये किससे संबंधित है, तो बांसुरी से संबंधित है। संजय वंदोपाध्याय की बात कर लेते हैं तो ये सितार से संबंधित है। हाफिज अली खां किससे संबंधित हैं, तो अगर कोई रो देता है तो हमें उसकी हिफाजत करनी पड़ती है, ठीक है। स्पोर्ट्स में आ जाते हैं, लिंथोई चनबम, ये किससे संबंधित हैं, तो ये जो वर्ड है ये किससे संबंधित है, तो ये जूडो से जुड़ा हुआ शब्द है। 2022 विश्व जूडो चैंपियनशिप में ये वर्ड जो है वो इस्तेमाल किया गया था। ये पर्सन का नाम है, शब्द नहीं है। लिंथोई चवंगम है, ये एक जापान की फीमेल है, जिनका नाम जो है जीतने वाली पहली जूडो कराटे चैंपियन रही हैं, कब, 2022 में। और ये किससे संबंधित है, तो ये जूडो से जुड़ी हुई हैं। ये एक फीमेल का नाम है, थोड़ा अटपटा है, और ये
क्या है, तो जापान से ये संबंधित हैं। ठीक है, जापान की मार्शल आर्ट से संबंधित इनका नाम है। जूडो से जुड़े जुड़े और कौन कौन से पर्सन हैं, तो थोदाम कल्पना देवी है, सुशीला देवी है, गर्मा चौधरी है, के टोम्बी देवी है। ठीक है, और लिकबम लिकम्बम ये भी किससे संबंधित है, तो जूडो संबंधित है। वनडे मैक्सिमम कितने ओवर का खेला जाता है, तो वनडे जो है क्रिकेट, वनडे क्रिकेट जो है वो कितने ओवर का खेला जाता है, तो मैक्सिमम 10 ओवर का खेला जाता है। ठीक है, T20 कितने ओवर का खेला जाता है, तो T20 जो है वो मैक्सिमम 4 ओवर गेंद फेंक सकते हैं। ठीक है, गेंदबाज जो है वो कितने गेंद फेंक सकता है, तो 4 ओवर जो है वो T20 में फेंक सकता है, और वनडे में जो है वो 10 ओवर फेंक सकता है। पावर प्ले की बात कर लेते हैं, तो T20 में 6 ओवर स्टार्टिंग में खेले जाते हैं। ओवरऑल बात करें तो 50 ओवर, और 10 ओवर जो है वो एक पर्सन फेंक सकता है। टेस्ट मैच की बात कर लेते हैं, तो टेस्ट मैच 5 दिन चलता है, जिसमें एक दिन में कितने ओवर फेंक सकते हैं, तो 90 ओवर जो है वो फेंक सकते हैं, और 15 ओवर जो है वो प्रति घंटे के हिसाब से आप फेंक सकते हैं। ओडीआई की बात कर लेते हैं, तो 50 ओवर के कितने, मतलब ओडीआई जो है वो 50 ओवर का कब हुआ है, तो 1987 में ये हो गया था। डीएलएस यानी कि डॉकवर्थ लुईस नियम कब से आया है, तो डॉकवर्थ लुईस नियम जो है वो 1997 से आया है, यानी कि जिसको डीएलएस नियम के रूप में हम जानते हैं। स्पोर्ट्स से और भी बात कर लेते हैं कप की, तो डेविस कप किससे संबंधित है, तो डेविस कप जो है वो टेनिस से संबंधित है, जो कि टेनिस का विश्व कप माना जाता है। पहला डेविस कप कब दिया गया था, तो 1900 में जो है वो पहला डेविस विश्व कप दिया गया था। मैक्सिमम कितनी, मतलब मैक्सिमम बार कौन जीता है डेविस कप को, तो अमेरिका ने इसको जीता है, और कितनी बार जीता है, तो 32 बार इसको जीता है। 2023 में कौन विजेता रहा है डेविस कप का, तो इटली रही है, जो कि सेकेंड टाइम जो है इटली ने इसको जीता है, लेकिन यूएसए 32 बार जो है डेविस कप को जीतने वाला बन गया है। 2024 में कहाँ पर आयोजन किया गया इसका, तो स्पेन में इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, भारत में कितनी बार डेविस कप जीता है, तो भारत जो है, नहीं सॉरी, भारत जीतते जीतते कब रहा है, तो भारत जो है वो 3 बार उपविजेता रह चुका है। टेबल टेनिस की बात कर लेते हैं, तो कार्बिलॉन कप जो है वो टेबल टेनिस से संबंधित है। बास्केटबॉल से संबंधित कौन सा है, तो विल्सन कप जो है वो बास्केटबॉल से संबंधित है। अब आ जाते हैं पुस्तक पर, तो अरुंधति रॉय की पुस्तक कौन कौन सी है, द मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस। ये पुस्तक जो है वो अभी मॉक टेस्ट में पूछी गई थी RWA के। ठीक है, तो द मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस ये किसकी है, तो अरुंधति रॉय की है। ये बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, आज़ादी भी इनकी है, अरुंधति रॉय की। द कॉस्ट ऑफ लिविंग ये भी बहुत ज़्यादा चर्चित पुस्तक है। ठीक है, द एंड ऑफ इमेजिनेशन ये भी किसकी है, तो अरुंधति रॉय की है। कैपिटलिज्म ये भी किसकी है, तो अरुंधति रॉय की है। लिसनिंग टू ग्रास हॉपर्स ये भी किसकी है, तो ये भी अरुंधति रॉय की पुस्तक है। साक्षरता दर की बात कर लेते हैं, तो साक्षरता दर में अगर साक्षरता दर मतलब क्या होता है कि जहाँ के लोग बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़े लिखे हों, तो केरल ऐसा राज्य है जहाँ के मेल और फीमेल बहुत अच्छे तरीके से पढ़े हुए हैं, ये स्टेट में आता है। अगर यूनियन टेरेटरी की बात कर लेते हैं, तो लक्षद्वीप यूनियन टेरेटरी में आता है। ठीक है, अगर स्टेट में कम की बात कर लेते हैं, तो बिहार के लोग जो हैं वो सबसे कम पढ़े लिखे माने जाते हैं। लेकिन अगर वहीं पे बात यूनियन टेरेटरी की कर ली जाए, तो दादर नगर हवेली जो है यहाँ के लोग कम पढ़े लिखे हैं, यानी कि साक्षरता दर में आते हैं। जनगणना की बात कर लेते हैं, तो सबसे पहले जो जनगणना हुई थी, तो वह 1872 में लॉर्ड मेयो के कॉल में होती है, जो एक अनियमित रूप से हुई थी। अनियमित रूप से का मतलब क्या होता है, जो मतलब निश्चित नहीं था कि हमें इतने वर्ष बाद करानी है, लेकिन फिर नियमित रूप से कब होने लगी, तो 1881 में नियमित रूप से होने लगी। किसके कार्यकाल में, रिपन के कार्यकाल में। और प्रत्येक 10 वर्ष बाद जो है जनगणना कराने के लिए ये नियमित रूप से होने लगी। 2011 की जनगणना जो है वो कौन से नंबर की जनगणना थी, तो 2011 की जो जनगणना है वो 15वें नंबर की थी, लेकिन स्वतंत्र भारत की जो जनगणना है वो 7वें नंबर की थी। ठीक है,
और और आज़ाद भारत की जो पहली जनगणना हुई थी वो कब हुई थी? तो भारत जब आज़ाद हो गया उसके बाद पहली जनगणना कब की गई? तो 1951 में इसकी जनगणना की गई। 2011 के चीफ कमिश्नर कौन थे? तो सी चंद्रमौली जो है वो 2011 की जनगणना आयुक्त रहे थे। ठीक है, 2011 में स्लोगन क्या था? तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य, इसका मोटो था 2011 की जनगणना का। नागरिकता अधिनियम की बात कर लेते हैं। तो नागरिकता अधिनियम जो है वो 1955 में आता है। नागरिकता संशोधन विधेयक कब पारित किया जाता है? तो राज्यसभा में इसको 11 दिसंबर 2019 को पारित किया जाता है और लोकसभा में इसको 9 दिसंबर 2019 को पारित किया जाता है नागरिकता संशोधन विधेयक को। ठीक है, अधिनियम कौन सा है? तो 1955 का अधिनियम है। और राष्ट्रपति के द्वारा इसको मंजूरी कब दी जाती है? तो 11 दिसंबर को जब राज्यसभा में पेश कर दिया गया तो 12 दिसंबर 2019 को जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा मंजूरी दे दी जाती है। और फिर इसको जो लागू है वो कब किया जाता है? तो 10 जनवरी 2020 को इसको लागू कर दिया जाता है। नागरिकता खोना किस डेट को मनाया जाता है? तो 3 तारीख को जो है वो नागरिकता खोना मनाया जाता है। और नागरिकता प्राप्त किस तारीख को मनाया जाता है? तो 5 तारीख को इसको मनाया जाता है। नागरिकता के अर्जन हेतु शर्त क्या रखी गई, शर्त कहाँ रखी गई थी और किस आर्टिकल में? तो नागरिकता के अर्जन हेतु जो शर्त है वो हम संसद में रख सकते हैं। और किस आर्टिकल के तहत रख सकते हैं? तो आर्टिकल 11 के तहत में रख सकते हैं। नागरिकता प्राप्त है, तो नागरिकता जो प्राप्त है वो किस आर्टिकल में है? तो 5 में है। ठीक है, आर्टिकल 5 से लेकर 11 जो है वो नागरिकता का वर्णन करता है और भाग 2 में इसको वर्णन किया गया है, किसका? नागरिकता का। ठीक है, और कितने प्रकार से जो है हम प्राप्त कर सकते हैं? तो 5 प्रकार से जो है वो नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? एक तो जन्म के बेस पर, दूसरा है पंजीकरण के आधार पर, तीसरा है कि क्षेत्र के समावेश के आधार पर, और वंश के भी आधार पर, और प्राकृतिकरण के भी आधार पर हम कर सकते हैं। जैसे मान लो कोई प्लेन है वो भारत के ऊपर से गुजर रहा है और कोई बच्चा है, अगर वो प्लेन में ही पैदा हो जाता है तो वो भारत का जो बच्चा है वो माना जाएगा। ठीक है, तो जो है क्षेत्र के समावेश में आ जाएगा। विधि के समक्ष समानता जो है वो किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 14 जो है वो विधि के समक्ष समानता करता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या है? तो अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वो आर्टिकल 19 में है। लेकिन आर्टिकल 19 जो है वो विदेशियों के लिए नहीं है, ये सिर्फ केवल किसके लिए है? तो भारतीयों के लिए है। प्राण व देह की स्वतंत्रता किस में आती है? तो प्राण एवं देह की स्वतंत्रता जो है वो आर्टिकल 21 में आती है। शोषण के विरुद्ध अधिनियम जो है वो 23-24 में आता है। ठीक है, और 25 से क्या आ जाता है? तो धर्म के विरुद्ध जो है धर्म से संबंधित है 25 से लेकर 28 तक। ठीक है, इसके बाद में जो भारतीयों के लिए सिर्फ आर्टिकल कौन कौन से? तो आर्टिकल 15, 16, 19 अभी बताया कि विदेशियों के लिए नहीं है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 19 के बाद 29, 30, 15, 16 याद रखेंगे, 19 को याद रखेंगे और 19, 30 को याद रखेंगे, 29, 30 को। लोक नियोजन के अवसर समानता किस आर्टिकल में दिए गए हैं? तो आर्टिकल 16 में जो है लोक नियोजन के अवसर समानता दिए गए हैं। शिक्षा का अधिनियम जो है वो 86वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 के तहत आर्टिकल 21A को जोड़ा गया है। उपाधियों का अंत किस में है? तो उपाधियों का अंत जो है वो 18 में है। इसके अलावा जो है धर्म, वंश, जाति और भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये किस आर्टिकल में बोला गया है? तो आर्टिकल 15 में ये चीज़ बोली गई है। अपराधों के लिए दो सिद्धि में संरक्षण किस आर्टिकल में बोला गया है? तो 20 में बोला गया है। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी में संरक्षण ये किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 22 में इसको बोला गया है। अब आ जाते हैं हिस्ट्री में। वेद हमारे कितने हैं? 4 हैं। तो एक है ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और इसके अलावा है ऐसे इस तरीके से जो है वो 4 वेद माने जाते हैं। ऋग्वेद जो कि सबसे पुराना वेद है जिसमें गायत्री मंत्र का वर्णन किया गया है। अथर्ववेद की बात कर लेते हैं, ये सबसे नया है। और यजुर्वेद की बात कर लेते हैं, इसमें गद्य और पद्य का वर्णन किया गया है। और सामवेद की बात कर लेते हैं, इसमें संगीत का वर्णन किया गया है। गायत्री मंत्र के रचयिता कौन थे? तो गायत्री मंत्र के जो रचयिता हैं वो विश्वामित्र थे। और गायत्री मंत्र में जो लिपि लिखी गई है वो कैसी लिखी गई है? तो ब्राह्मी लिपि लिखी गई है। और ब्राह्मी लिपि जो है वो लेफ़्ट टू राइट लिखी जाती है। कैसे? लेफ़्ट टू राइट जो है वो लिखी जाती है। और अपन लोग जो लिखते हैं वो भी लेफ़्ट टू राइट लिखते हैं, हिंदी वगैरह जो है। और गायत्री मंत्र जो है वो सूर्य को समर्पित है, यानी कि सूर्य को समर्पित गायत्री मंत्र में बोला गया है। और गायत्री मंत्र जो है
वो तीसरे मंडल में स्थित है। ऋग्वेद की बात कर लेते हैं तो ऋग्वेद जो है इसमें विष्णु जी का उल्लेख किया गया है। इसमें वंश के मंडल दिए गए हैं 2 से लेकर 7 तक। सर्वाधिक मंत्र जो है अग्नि देवता को समर्पित हैं वो ऋग्वेद में ही है। ऋग्वेद को पढ़ने वाले को हम क्या कहते हैं, होत्र कहते हैं। और वर्ड शब्द का प्रयोग जो है इसमें किया गया है, किसमें, ऋग्वेद में वर्ड शब्द का प्रयोग किया गया है। अरुणी और पुत्र श्वेत केतु वार्तालाप वर्ड क्या कहलाता है, तो छंदोग्य उपनिषद कहलाता है। उपनिषद कितने हैं, तो 108 उपनिषद हैं। उप का मतलब होता है आ, निषद का मतलब होता है निकट बैठना। चार पुरुषार्थ हैं, कौन कौन से, धर्म अर्थ काम मोक्ष। कौन कौन से, धर्म अर्थ काम मोक्ष। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो मुंडकोप उपनिषद से ये लिया गया है। यम नचिकेत संवाद ये कहाँ से लिया गया है, तो ये कंठ उपनिषद से लिया गया है वर्ड। सबसे बड़ा कौन सा है उपनिषद, तो वृदारण्य उपनिषद जो है वो सबसे बड़ा है। और सबसे छोटा कौन सा है, तो मंड्यूक उपनिषद जो है वो सबसे छोटा है। ठीक है। छंदोग्य उपनिषद की बात कर लेते हैं। इसमें जो है महावीर स्वामी के सिद्धांत दिए गए हैं, जिसमें इन्होंने ये बोला है कि जियो और जीनो दो। अद्वैतवाद का जो अद्वैतवाद किसने दिया है, तो ये शंकराचार्य के द्वारा दिया गया है, का सिद्धांत यहीं से लिया गया है। शंकराचार्य ने जो अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया है वो कहाँ से लिया गया है, तो छंदोग्य उपनिषद से लिया गया है। बौद्ध के 4 आर्य सत्य भी यहीं से लिए गए हैं। गोपद ब्राह्मण की बात कर लेते हैं, तो अथर्ववेद में जो पढ़ने वाले होते हैं उसको हम गोपद ब्राह्मण के रूप में जानते हैं। ठीक है। ऋग्वेद की बात कर लेते हैं, तो ऐत्रेय कौशिकति स्पष्ट व्यवस्था करते थे। सामवेद में पंचविश और सटविश जो है ये स्पष्ट व्यवस्था करते थे। यजुर्वेद की बात कर लेते हैं, तो शतपथ और तैत्रेय जो है इसकी स्पष्ट व्यवस्था व्याख्या करते थे। क्या करते थे, व्याख्या करते थे। ठीक है। वेदांग कितने हैं, वेदांग 6, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिष और व्याकरण। कौन कौन से, शिक्षा, कल्प, छंद, निरुक्त, व्याकरण और ज्योतिष। अवेस्ता क्या है, तो अवेस्ता जो है ऋग्वेद के समानता माने जाते हैं, जो कि एक ईरान का ग्रंथ है। क्या है ये, अवेस्ता एक ईरान का ग्रंथ है जो कि ऋग्वेद के समान माना जाता है। चोटी की बात कर लेते हैं, तो सबसे ऊंची चोटी जो है वो अंडमान निकोबार की कौन सी है, तो वो सैडल पीक है, जिसकी हाइट जो है वो 732 मीटर है। और उत्तरी अंडमान की भी इसको माना जाता है, सैडल पीक को। ग्रेट निकोबार की बात कर लेते हैं, तो माउंट थुलियर जो है वो ग्रेट निकोबार की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। अंडमान को निकोबार से अलग करने का काम किसका है, तो 10 डिग्री चैनल का जो काम है वो अंडमान को निकोबार से अलग करने का काम है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, जिसको हम सागर माथा के रूप में भी जानते हैं। और कहाँ पर बोला जाता है, तो नेपाल में इसको सागर माथा के रूप में जाना जाता है, जिसकी हाइट 8848 मीटर है। भारत में सबसे हाईएस्ट कौन सी चोटी है, तो केटू या फिर गॉडमैन ऑस्टिन बोल लें, जिसकी हाइट 8611 मीटर है। सेकंड नंबर की कौन सी है, तो कंचनजंगा जो है जो कि सिक्किम में स्थित है, जिसकी हाइट 8598 मीटर है। कामेट और नंदा देवी कहाँ पर स्थित है, तो ये उत्तराखंड में स्थित है। सतलज का उद्गम कहाँ से होता है, देखो सतलज का उद्गम भारत से नहीं होता है। कहाँ से होता है, तो राकसताल झील तिब्बत से इसका उद्गम होता है। लांगचेन खम्मात से ये निकलती है, कहाँ से, लांगचेन खम्मात से ये निकलती है। सतलज की बात कर लेते हैं, तो भारत में ये प्रवेश कहाँ से करती है, तो सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश से इसका जो है प्रवेश द्वार है। पंजाब में बहने वाली सबसे लंबी नदी जो है वो सतलज ही है। इसको ब्यास और सतलज संगम को क्या कहा जाता है, तो हरिके बैराज के रूप में जानते हैं, जो कि पंजाब में स्थित है। ठीक है। उद्गम बिंदु एक है, तो उद्गम बिंदु कौन कौन से हैं, तो देखो ब्रह्मपुत्र की बात कर लेते हैं। ब्रह्मपुत्र का जो उद्गम बिंदु है वो मानसरोवर लेक है, जो कि बोखरचू हिमनद से निकलती है। और सुंदरबन डेल्टा का निर्माण भी इसके द्वारा किया जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी का, जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर इसको बनाती हैं सुंदरबन डेल्टा को। सिंधु नदी की बात कर लेते हैं, तो ये चेमा ह्युंगडुंग हिमनद से निकलती हैं। इसका मतलब क्या है, सिंध का बाबधार इसका मतलब होता है। ब्रह्मपुत्र नदी की बात कर लेते हैं,
तो तिब्बत में इसको सांपो नदी के नाम से जानते हैं, भारत में इसको दिहांग नदी के नाम से जानते हैं, और बांग्लादेश में इसको हम जमुना के नाम से जानते हैं, किसको, ब्रह्मपुत्र नदी को। सुंदरवन वन डेल्टा भी हमने आपको बताया कि ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी इसको मिलकर पश्चिम बंगाल में बनाती हैं, कहाँ पर, पश्चिम बंगाल में, ठीक है। और बंगाल की खाड़ी में जाकर ये नदी जो है वो दोनों गिर जाती हैं, कहाँ पर, बंगाल की खाड़ी में। गंगा की बात कर लेते हैं तो गंगा को जो है वो बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है, जिसकी हाइट जो है 25-25 किलोमीटर है। जमुना प्लस पद्मा दोनों धाराएं मिलकर बांग्लादेश में कौन सी, जैसे मान लो एक नदी यहाँ से आ गई, ठीक है, और एक नदी यहाँ से आ गई इधर से, दोनों जब ये जमुना आ गई और ये पद्मा आ गई, दोनों नदी मिलकर जो बांग्लादेश में है ये किस नदी का निर्माण करती हैं, तो मेघना धारा का निर्माण करती हैं, ठीक है। इकोनॉमिक्स की बात कर लेते हैं तो जीएनपी और जीडीपी। तो जीएनपी जो है वो जीडीपी प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय कहलाता है, और जीएनपी क्या कहलाता है, तो जीएनपी इधर ही रखा है और जीडीपी को इधर ले आए, तो ये किस में हो गई, माइनस में। तो जीएनपी माइनस जीडीपी क्या कहलाता है, विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय कहलाता है। जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इसका फुल फॉर्म होता है, जिसको हम सकल घरेलू उत्पाद के रूप में भी जानते हैं। जीएनपी का मतलब क्या होता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद के नाम से जानते हैं, ठीक है। 27वां क्वेश्चन है कि जीएनपी क्या होता है। जीएनपी का भी बताया कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है, जिसको हम शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के रूप में जानते हैं। जीएनपी को किस तरीके से निकालते हैं, तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद और घिसावट यानी कि घाटा के रूप में हम इसको निकालते हैं जीएनपी, और वहाँ पर दो तरीके के फॉर्मूले हैं जीएनपी और जीडीपी के, ठीक है। तो जीएनपी अभी ऊपर जो बताया वो क्या बताया, तो जीडीपी प्लस विदेश से प्राप्त आय जो है, एक ये फॉर्मूला है और दूसरा ये है। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की बात कर लेते हैं, यानी राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो आनंद, गुजरात में इसका हेडक्वार्टर है, जिसकी स्थापना जो है वो 16 जुलाई 1965 को इसकी स्थापना की जाती है। और इसके संस्थापक कौन है, तो वर्गीस कुरियन है, जिन्हें श्वेत क्रांति के रूप में भी जानते हैं और दुग्ध क्रांति के रूप में भी इनको जाना जाता है, किनको, वर्गीस कुरियन को। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो ये दिल्ली में स्थित है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो हरियाणा के करनाल में स्थित है। भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, कर्नाटक बेंगलुरु में स्थित है। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो उत्तर प्रदेश वाराणसी में ये स्थित है। कृषि जनगणना की बात कर लेते हैं, तो कृषि जनगणना जो है वो हर 5 साल में एक बार की जाती है, लेकिन कृषि जनगणना की शुरुआत जो है वो 1970-71 से की जाती है पहली बार। केंद्रीय कृषि कल्पण मंत्रालय द्वारा इसकी जो जनगणना है वो की जाती है, किसके द्वारा, केंद्रीय कृषि कल्याण मंत्रालय के द्वारा। पशु जनगणना कब की जाती है, तो पशु जनगणना भी जो है वो 5 वर्ष के लिए की जाती है, और इसकी शुरुआत जो है वो 1919 से लेकर 1920 से इसकी पहली बार जो है वो शुरुआत की गई थी। साइंस की बात कर लेते हैं। सदिश मतलब सा दिश यानी कि सेहत, दिशा भी सेहत हो, वो क्या है, तो देखो विस्थापन जो है वो सदिश राशि है, लेकिन समय में क्या दिशा होती है, कोई चाल में कोई दिशा होती है, दूरी में कोई दिशा होती है, ये कैसी हैं तीनों, समय, चाल, दूरी, ये अदिश राशियाँ कहलाती हैं। रॉकेट का कार्य क्या होता है, तो रॉकेट का जो कार्य है वो रेखीय संवेग संरक्षण पर आधारित है, जिसमें न्यूटन का थर्ड लॉ लगता है, जो कि थर्ड लॉ क्या है न्यूटन का, क्रिया प्रतिक्रिया का जो नियम है वो थर्ड लॉ माना जाता है। रेखीय संवेग संरक्षण का फॉर्मूला क्या होता है, तो m1v1 = m2v2 होता है। हास्य गैस क्या होते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड के रूप में हम जानते हैं, जिसको N2O बोलते हैं, और इसकी खोज जो है वो प्रिस्टले के द्वारा की गई थी। और हास्य गैस जो है वो शल्य चिकित्सक प्लस दंत चिकित्सक दोनों के पास में मिलती है। कार्बन मिलता है, कार्बन किस में मिलता है, तो लिग्नाइट में जो है वो कार्बन उपस्थित होता है, ठीक है। सबसे अच्छा कोल किसको माना जाता है, तो सबसे अच्छा कोल जो है यानी कि सबसे अच्छा कार्बन किसको माना जाता है, तो एंथ्रेसाइट को माना जाता है, जिसमें 95% कार्बन होता है। उसके बाद में बिटुमिनस को माना जाता है, फिर लिग्नाइट को माना जाता है, और फिर पीट को माना जाता है, जो कि सबसे खराब कोयला होता है। पीट
कार्बन जो है वो सबसे खराब कोयला माना जाता है और सबसे अच्छा तो एंथ्रेसाइड जो है वो सबसे अच्छा माना जाता है। ईसीजी किसके लिए होता है? तो ईसीजी जो है वो मस्तिष्क के लिए होता है। ईओजी किसके लिए होता है? तो आँख के लिए होता है। और ईसीजी किसके लिए होता है, जिसको हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के रूप में जानते हैं, वो हृदय के लिए होता है। डिस्कवरी की बात कर लेते हैं तो पेनिसिलिन जो है इसकी खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा 1929 में की गई थी। पेनिसिलिन की पोलियो के टीका की खोज जो है वो जॉन सॉल्क के द्वारा 1952 में की गई थी। टीवी जीवाणु की बात कर लेते हैं तो रॉबर्ट कोच के द्वारा की गई थी। चेचक का टीका जो है ये एडवर्ड जेनर के द्वारा 1796 में किया गया था। इंसुलिन टीके की खोज जो है वो वेंटिक के द्वारा की गई थी। टीबी का टीका जो है वो ग्यूरिन और गोलकेट के द्वारा की गई थी। पार्किंसंस रोग की बात कर लेते हैं तो ये मस्तिष्क के द्वारा इसका रोग जो है इसमें होता है, पार्किंसंस रोग जो है। अब आ जाते हैं किसकी, करंट अफेयर की बात। करंट अफेयर में इसमें ये इंपॉर्टेंट नहीं है, अब करंट अफेयर जो है वो आपको नई वाली पढ़नी है, ठीक है। हाँ, इसमें ये चीज़ देख लेते हैं कि नवपाषाण युग के बच्चों की जो कब्रगाह की खोज है वो कहाँ पर की गई थी? तो तमिलनाडु में ये की गई थी, ठीक है। अगर सीएम की बात करें तो के स्टालिन जो है वो अभी भी वर्तमान समय में सीएम है। और राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? तो 18 हैं। लोकसभा की सीटें कितनी हैं? तो 39 हैं। और विधानसभा की सीटें कितनी हैं? तो 234 हैं। मिस इंडिया वर्ल्ड 2024 किसको चुना गया है? तो सिनी शेट्टी को जो है वो मिस इंडिया वर्ल्ड के रूप में चुना गया है, ठीक है। इसके अलावा ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते ये किसके द्वारा चलाई गई थी? तो ये आरपीएफ के द्वारा 549 बच्चे जो हैं जो फैमिली से मिलवाए गए थे। और ऑपरेशन नाकोस के द्वारा जो है वो आरपीएफ द्वारा नशीले पदार्थ की तस्करी पर रोक लगाई गई थी, ठीक है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। बाकी ऑपरेशन सजग जो है वो इंडिया कोस्ट गार्ड के द्वारा चलाया गया था। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाबा। और इसकी पीडीएफ आप सभी को पता है कि हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड करा दी जाती है।